देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक अवधारणा के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और हमने इस बात को देखा कि आधुनिक आधार पर अगर मैं पदार्थों का वर्गीकरण करता हूं हमें तीन प्रकार के विलयन मिलते हैं या तीन प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। पहले पदार्थ जो वास्तविक विलयन बनाते हैं, इनको ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ जो निलंबन का निर्माण करते हैं, निलंबन को बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को आप सस्पेंशन कहते हैं। और तीसरे टाइप के पदार्थ है जिनको हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन या कोलाइड्स बोलते हैं इनको। अभी एक और ध्यान देने वाली बात है, इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से कौन से विलयनों को पढ़ने वाले हैं? कोलाइडी विलयन को। अगर इस चैप्टर में आगे अगर विलयनों को पढ़ेंगे भी तो सबसे ज्यादा कोलाइडी विलयन को। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरत है कि इन सभी प्रकार के विलयनों को पढ़ लिया जाए। तो मैंने पहले हेडिंग डाल रखी है वास्तविक विलयन। देखो ध्यान देने वाली बात है, वास्तविक विलयन होते क्या है। अगर आपके पास कोई रासायनिक पदार्थ है, जैसे नमक मेरे पास रासायनिक पदार्थ है, और रासायनिक पदार्थ को अगर हम जल में घोलते हैं या नमक के उस टुकड़े को जल में घोलते हैं, और नमक का टुकड़ा जल में घुलने के बाद आप सब से समझते हैं इस बात को, जब भी कोई टुकड़ा जल में घुलता है या किसी विलायक में घुलता है वो छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है। अगर नमक का टुकड़ा छोटे छोटे भागों में टूटता रहा और इतने छोटे छोटे भागों में टूट गया कि अब जल में घुलने के पश्चात नमक के कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से कैसा हो जाता है? कम। तो फिर हम ऐसे विलयन को कौन सा विलयन बोलते हैं? वास्तविक विलयन। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं और विलायक में घुलने के पश्चात विलेय पदार्थ के कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम होता है, या ऐसा बोल सकते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, तो फिर हम ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन। तो मैं इस बात को लिखता भी हूं यहां पे कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं। लिखते हैं वे पदार्थ जिन्हें विलायक, या आप ऐसा भी लिख सकते हो जल में घोलने पर, जल में घोलने पर पदार्थ के कणों का आकार, पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 50 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है। 1 नैनोमीटर से या 50 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है। हो जाता है। तो इस प्रकार के विलयनों को, वास्तविक विलयन कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा विलेय पदार्थ है या कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है, जब आप उसको विलेय में घोलते हो, या ऐसा बोल सकते हैं कि जल में घोलते हो, तो जल में घुलने के पश्चात पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से या 50 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है। आप ऐसे विलयन को कहते हो वास्तविक विलयन। अभी क्या क्या होता है कि वास्तविक विलयन में से कुछ विशेषताएं भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? विशेषताओं को अगर देखें, सबसे पहले तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसका उदाहरण क्या क्या है। अच्छा, उदाहरण देखोगे तो हम क्या बताएंगे? NaCl का जल में घोल। एक तो पहला ही उदाहरण ये है कि अगर आप NaCl को जल में घोलते हो, नमक का टुकड़ा छोटे छोटे कणों में विभक्त होता है और इतने ज्यादा छोटे कणों में विभक्त हो जाता है कि नमक के टुकड़े का आकार अब या तो 1 नैनोमीटर से कम है और या तो किससे कम है? 50 एंगस्ट्रॉम से कम है। अच्छा, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है। अगर हम यूरिया को भी, यूरिया का फॉर्मूला H2CONH2, यूरिया को भी कहां पर घोलते हैं? जल में। तो क्योंकि जल का पार्टिकल तो पहले से ही छोटे आकार का है,
अब यूरिया का पार्टिकल भी इतने छोटे आकार का हो जाएगा कि जिसका आकार अगर हम नापेंगे भी तो 1 नैनोमीटर से कम होगा या 50 एंगस्ट्रॉम से कम होगा। तो इस प्रकार के आप एग्जाम्पल इसको लिख सकते हो कि कौन कौन सा एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है। तो भैया मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आता है, कहता है वास्तविक विलयन की विशेषताएं बतानी है। सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली बात है, 1 नैनोमीटर से छोटे आकार का कण या 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे आकार का कण जो है ये बहुत ही छोटा साइज है। और बेटा ये कण इतने छोटे आकार का होगा कि आप अगर किसी प्रबल सूक्ष्मदर्शी से भी इन कणों को देखना चाहोगे तो हम नहीं देख पाएंगे इनको। तो एक विशेष बात इस बात को बताएंगे कि वास्तविक विलयन में से जो विलेय पदार्थ होता है इसके कणों का आकार बहुत ही छोटा। अब देखो लिखा हुआ 1 नैनोमीटर या 50 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा। देखने पर तो बेटा ये 50 एंगस्ट्रॉम दिखता है, लेकिन बेटा ये कण बहुत ही छोटा है। और इतने कण छोटे होंगे कि इनके कणों को अगर हम देखें तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम ऐसे कणों को क्या नहीं कर सकते, नहीं देख पाते। तो पहली विशेषता क्या है कि एक प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी हम इनके पदार्थ या वास्तविक विलयन के कणों को नहीं देखा जा सकता। एक प्रबल या शक्तिशाली लिख सकते हो, एक प्रबल या शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी हम वास्तविक विलयन के कणों को नहीं देख सकते। वास्तविक विलयन के कणों को नहीं देख सकते। कोई पूछेगा क्यों कणों को नहीं देख सकते, बताएंगे कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से या 50 एंगस्ट्रॉम से कम है। और क्योंकि कण का आकार बहुत छोटा है हम ऐसे कणों को नहीं देख पाते हैं, कणों को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हैं। दूसरा सेकंड नंबर कहता है कणों को तो इसको देख ही नहीं सकते। दूसरा वास्तविक विलयन में जो है पूछता है कि क्या वास्तविक विलयन के कणों पर आवेश होता है, तो हम बताते हैं हाँ, वास्तविक विलयन के कणों पर आवेश हो सकता है। लेकिन वास्तविक विलयन के कणों पर आवेश होता है अपोजिट चार्ज, अर्थात अगर किसी कण पर धनावेश है तो किसी कण पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं कि वास्तविक कण या वास्तविक विलयन के कण वास्तविक विलयन के कण आवेशित या निरावेशित हो सकते हैं। आवेशित या निरावेशित हो सकते हैं। ये बेटा इसका दूसरी विशेषता है। अगर तीसरी विशेषता को हम पढ़ने चलें तो कहता है, पूछता है, कहता है कि क्या वास्तविक विलयन स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं। तो बेटा आपको बता दें कि वास्तविक जो विलयन होते हैं ये सदैव स्थायी ही रहते हैं अधिकांशतः। तो मैं 1 नंबर और लिखूंगा इस पे कि जो वास्तविक विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन स्थायी होते हैं। बेटा स्थायी का अर्थ देखो क्या है, स्थायी का अर्थ कोई यहां समझते हैं, स्थायी कहते हैं किसको। देखो ये एक पात्र है, ऐसा मान लेते हैं नमक के टुकड़े को, इसमें जल भरा हुआ है और नमक के टुकड़े को मैंने यहां पर जल पर क्या कर दिया है, घोल दिया है। वैसे तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट समझना है भैया, वास्तविक विलयन के कणों को ऐसा बनाना होगा जो कि हमको दिख रहे हैं वो कण। देखो ये कण है वास्तविक विलयन के। अब तुमको इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों को स्थायी कैसा रहता है। अगर ये सारे के सारे कण बर्तन की तली पर आकर बैठ गए तो फिर बेटा हम इसको वास्तविक विलयन कहने वाले नहीं। वास्तविक विलयन कब बना जाता है, जब विलयन में से विलेय पदार्थ के कण पूरे विलयन में एक समान रूप से फैले रहते हैं। जैसे देखो
पूरे विलयन में पार्टिकल जो हैं वो विलय के एक समान रूप से कैसे फैले हुए हैं। अब यही सारे के सारे पार्टिकल अगर बर्तन की तली पर बैठ गए तो मैं क्या कहूंगा कि वास्तविक विलयन स्थायी नहीं है, वास्तविक विलयन तो समाप्त हो गया। अच्छा, सोचने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। आपने शक्कर को पानी पर घोला, अगर शक्कर को पानी पर घोलने के बाद कुछ समय बाद अगर शक्कर बर्तन की तली पर बैठ गई तो फिर क्या उसको विलयन कहोगे? नहीं कहोगे, अरे विलयन तो तब था जब शक्कर पानी पर क्या थी, घुली हुई थी। तो अभी क्या है, वास्तविक विलयन के कण पानी पर घुले हैं, सब जगह एक समान रूप से फैले हैं, विलयन अभी स्थायी है। विलयन अस्थायी कब होता या विलयन समाप्त कब होता? अगर यही सारे कण कहां बैठ जाते, बर्तन की तली पर। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है बहुत छोटा। अब ये बात तो तुम भी जानते हो, बहुत छोटा अगर कण का आकार है तो उसका जो वजन है, द्रव्यमान है, वो भी कैसा होगा, बहुत कम। अगर द्रव्यमान बहुत कम है तो इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा होगा, कम। F बराबर Gm1m2/r², ऐसा कुछ फॉर्मूला था। उस बेसिस पर क्योंकि द्रव्यमान कम है, इस पर गुरुत्वाकर्षण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा होगा, कम। अगर गुरुत्वाकर्षण बल, एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है, शून्य। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, ये विलयन के जो पार्टिकल हैं वो लगातार पानी में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सब जगह एक समान रूप से क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो अगर कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि वास्तविक विलयन स्थायी क्यों होता है या स्थायी होता है कि नहीं, तो उसको तुरंत रीजन दीजिए, क्योंकि कहते हैं वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा है, अतः इनका द्रव्यमान बहुत कम है, और द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण इन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, शून्य। और गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने के कारण वास्तविक विलयन के कण पूरे विलयन में एक समान रूप से फैले रहते हैं। अगर सोचने वाली बात है, अगर इसका वजन ज्यादा होता, किसका वजन, वास्तविक विलयन के कणों का वजन, तो वजन ज्यादा होता, द्रव्यमान ज्यादा होता, और द्रव्यमान ज्यादा होता तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता। अच्छा सोच कर बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर लगता है। अब पृथ्वी की ओर लगता तो ये सारे कण कहाँ खींचे चले आते, अब पृथ्वी की ओर खींचे चले आते तो पूरे विलयन में से कण निकल कर यहाँ चिपक जाते, विलयन में से सारे के सारे कण समाप्त हो जाते, और ये सारे के सारे कण बर्तन की कहां पर पहुंच जाते, तली पर। क्या इसको विलयन बोलते? नहीं, हम तुरंत कहते विलयन समाप्त हो गया है। तो मैंने ये नंबर जो लिखा हुआ है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं ये स्थायी होते हैं, मैंने इसीलिए नंबर को लिखा है कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा है और इन पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, अतः ये विलयन कैसे होते हैं, स्थायी। एक और देखो इसमें से लिखा जा सकता है नंबर, विशेषता है, सोच समझ के बताओ। मैं विलयन दोबारा बनाऊंगा, देखो इसमें से अगर कण का आकार बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सोच समझ के बताना है आप लोगों को, विलयन पारदर्शी माना जाएगा कि अपारदर्शी माना जाए? पारदर्शी। क्यों? अगर विलयन के में उपस्थित कणों का आकार बहुत छोटा है, अर्थात विलयन के कण तो दिख ही नहीं रहे, आपको केवल क्या दिख रहा है, विलायक, अर्थात आपको जल दिख रहा है, और जल कैसा होता है, पारदर्शी। तो जब कभी भी किसी विलयन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि पार्टिकल्स दिखना बंद हो जाए, तो हम ऐसे विलयन को तुरंत बता देते हैं कि विलयन कैसा है, पारदर्शी है। तो हम एक और नंबर यहां पर लिखते हैं कि वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं, मतलब वास्तविक विलयन में से आप आर पार चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और एक चीज बोल सकते हैं इसमें से, पारदर्शी के अलावा भी एक चीज है, अगर बेटा विलय के उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के कणों का आकार बहुत छोटा है और आपको पदार्थ के घुलने के बाद विलय और विलायक अलग अलग नहीं दिखता। अलग अलग क्यों नहीं दिखता? क्योंकि विलायक के कण का आकार तो पहले से छोटा था, विलय के कण का आकार भी छोटा हो गया है। तो अब आप वास्तविक विलयन को कभी देखोगे, जैसे नमक के घोल को देखोगे, नमक के घोल को देखना है, नमक को नहीं, तो आपको ना तो नमक का टुकड़ा समझ में आएगा, आप देख ही नहीं पाओगे उस घोल में, आपको पूरा लगेगा कि पूरा ये क्या भरा हुआ है, जल, क्योंकि नमक का टुकड़ा आपको दिख ही नहीं रहा, आपको केवल जल दिख रहा है। हम कह देते हैं ऐसा विलयन कैसा होता है, समांगी। ध्यान रखना, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, समांगी। अब तुरंत जस्ट एक विसमांगी का, अगर बालू के टुकड़ों को पानी पर घोल दिया जाए, घोलने के बाद भी आप देखकर बता दोगे कि आपको बालू का टुकड़ा अलग दिख रहा है और जल अलग दिख रहा है, उसको क्या बताते, विसमांगी। तो समझ गए समांगी किसे कहते हैं। तो एक और लिखेंगे कि वास्तविक विलयन कैसे होते हैं, समांगी।
वास्तविक विलयन समांगी होते हैं। तो बेटा ये हो गया वास्तविक विलयन की विशेषताएं। अब लिखते हैं कि दूसरे प्रकार का विलयन जिसको निलंबन मैंने लिखा है कि निलंबन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैं दूसरे नंबर पर हेडिंग डाल दे देता हूं कि अब हमको लिखना है निलंबन। लिखा, नोट करो, नोट कर चुके ना इसको स्याही है मैं यार का, मैं बार बार मार्कर रगड़ा हूं पर से। वीडियो घर पे होगा का प्रैक्टिकल होगा का पूछ लेना है। कुछ बताए पाए कि नहीं, का बताए पाए, थोड़ा बहुत बताए। हाँ तो इसके पहले नंबर पे बेटा इसको क्या करना, सही कर लेना। क्या सही कर लेना, ये है काट देना, क्योंकि ऐसा कुछ सेंटेंस बन रहा है कि एक प्रबल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी वास्तविक विलयन के कणों को नहीं देख सकते हैं। तो बेटा इसको है का यहां से इसको काट देना। अब ये ठीक रहेगा, वो है लिख गया है लिख गया है, इसलिए वो है काटना है। बताओ हमें दिमाग से प्रॉपर्टी निकल जाया करती हैं। गुण का हम लिखन कितने गुण लिख गए, 1 2 3 4 5। अब दूसरे का याद रहेगा का है, यही प्रॉपर्टी उसके हिसाब से लिख देनी है। स्टार्ट करें बेटा। देखो अच्छा, निलंबन पूछता है, निलंबन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। निलंबन एक ऐसा विलयन होते हैं जिसमें अगर विलेय पदार्थ को विलायक में घोल भी दिया जाए तो घुलने के पश्चात विलेय पदार्थ के कणों का जो आकार होता है वो या तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि 2000 एंगस्ट्रॉम से कैसा होता है, बड़ा होता है। निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है, उसको देखना ध्यान से, ठीक है ना। 2000 एंगस्ट्रॉम से 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है और 2000 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक होता है। अच्छा, क्योंकि कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम या 1000 नैनोमीटर से अधिक है, ऐसे कणों को जल में घुलने के पश्चात भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि कण का आकार बड़ा है। और कण का आकार बड़ा है इसलिए आप ऐसा बता सकते हो कि इन कणों को तो आसानी से देखा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले परिभाषा लिखता हूं, क्या है, कहता है निलंबन निलंबन वे विलयन होते हैं, निलंबन वे विलयन होते हैं जिनमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों का आकार, विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर या 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, अधिक होता है। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी डेफिनेशन बताई कि डेफिनेशन में से जो विलेय पदार्थ के कणों का आकार होना चाहिए जल में घुलने के पश्चात, वो बेटा होना चाहिए 1000 नैनोमीटर से अधिक या 2000 एंगस्ट्रॉम से कैसा होना चाहिए, अधिक। और जैसे ही कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, आपको इसे देखने के लिए किसी भी विशेष प्रकार के उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा, मैं बताता हूं आपको, अगर बालू के टुकड़ों को जल में घोल दिया जाए
जब हम उसको चलाते हैं, इसके बाद भी बालू के चलाने के बाद छोड़ा जाए, आप आसानी से बालू के कणों को अलग से देख सकते हो किसी भी अन्य उपकरण की सहायता लिए बिना। तो बेटा वैसा विलयन क्या कहलाता है? निलंबन। अच्छा, निलंबन इसका नाम क्यों पड़ा? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। अच्छा ये बात बताओ, अगर बालू के टुकड़ों को जल में घोल कर चलाते हुए एकदम से छोड़ दिया जाए, कुछ समय पश्चात क्या होगा? बालू के जितने भी टुकड़े होंगे, आकार कैसा है उनका? बड़ा। क्योंकि आकार बड़ा है तो उनका द्रव्यमान भी कैसा होगा? अधिक। अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक, और गुरुत्वाकर्षण बल के अधिक लगने पर उस सारे के सारे बालू के पार्टिकल जमीन पर आकर या तली पर आकर क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। बालू के पार्टिकल्स का तली पर बैठना कहलाता है निलंबित होना। इस घटना को कहते हैं निलंबित होना। कभी भी किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल अगर लास्ट में पात्र की तली पर आकर बैठ जाते हैं, इस घटना को हम कहते हैं कि अरे ये सारे कण जो थे ये क्या हो गए? बर्तन की तली पर निलंबित हो गए। क्योंकि ऐसा विलयन जिसके कण निलंबित हो सकते हैं, ऐसे विलयन को क्या नाम दिया गया? निलंबन। तो निलंबन समझ गए क्यों दिया गया? विलयन के कणों का पात्र की तली पर बैठ जाने का गुण कहलाता है निलंबित होना, और जिस भी विलयन के गुण में निलंबित होने का गुण होगा, ऐसे विलयन को हम क्या नाम देंगे? विलंबन। नहीं सॉरी, निलंबन। विलंबन नहीं भैया, निलंबन होगा। अब क्या करते हैं, एक काम और करते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? अगर इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो बेटा सबसे पहले तो मुझे एग्जाम्पल मिल जाता है कि बालू प्लस जल का घोल। तो पहला एग्जाम्पल है बालू प्लस जल, पहला सॉल्यूशन हो गया। अगर बेटा बालू प्लस जल से काम नहीं बनता है, आपको लगता है और भी सॉल्यूशन चाहिए ऐसा हमें, तो बिल्कुल हम देख सकते हैं मिट्टी, जानते हो ना, मिट्टी का जल में घोल। तो आपको मिट्टी ले लेनी है और उसका बेटा जल में घोल बना लेना है, और आपके पास ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे जो निलंबन को इंडिकेट करेंगे। जैसे ही निलंबन के एग्जाम्पल लिखते हैं, तुरंत हमें ऐसा लगता है कि अब निलंबन की क्या लिख ली जाए? विशेषता। बेटा निलंबन की पहली विशेषता क्या है कि इसके कणों का आकार कितने एंगस्ट्रॉम से? 2000 एंगस्ट्रॉम से या 1000 नैनोमीटर से कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं इसके कणों का आकार, कणों का आकार बड़ा होना चाहिए 2000 एंगस्ट्रॉम से या 1000 नैनोमीटर से। इसको तो जानते होगे ना? अच्छा, इसको जानने में एक चीज ध्यान रखना है, कौन सा नंबर बड़ा होता है। देखो इस साइन पर अगर ध्यान दिया, इधर कितना पॉइंट है? 1, और इधर कितने पॉइंट हैं? 2। तो इधर 2 पॉइंट है वो वाला हिस्सा बड़ा है, और इधर 1 पॉइंट है वो वाला हिस्सा छोटा है। तो ये वाले नंबर कैसे हैं? छोटे हैं, और आकार कैसा है? बड़ा। किससे बड़ा है आकार? 2000 एंगस्ट्रॉम से या 1000 नैनोमीटर से। पहला तो ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर आता है, इसको पूछता है क्या निलंबन के कणों को देखने के लिए क्या किसी विशेष पदार्थ के उपकरण की आवश्यकता है? किसी भी नहीं, इसे नग्न आंखों द्वारा ही क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। किसी विशेष प्रकार के लेंस या उपकरण की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इसके कणों को, इसके किसके कणों को? निलंबन के कणों को, कणों को नग्न आंखों द्वारा ही देखा जा सकता है। आंखों द्वारा ही देखा जा सकता है। नग्न आंखों द्वारा ही देखा जा सकता है, अर्थात किसी विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात किसी विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, की आवश्यकता नहीं होती।
नहीं होती है। तो अगर आप निलंबन के कणों को देखना चाहते हो, आपको किसी भी विशेष प्रकार के कणों की किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती कि अब कण को देखना है तो हमें उपकरण चाहिए, ऐसे ही आसानी से देख सकते हो। क्यों? बालू के कणों के जलीय विलयन को तो आप आसानी से देख रहे थे। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, बालू के कणों का जो जलीय विलयन होता है ये स्थायी होता है या अस्थायी होता है? अस्थायी। जैसे आप बालू के कणों को पानी पर घोल के छोड़ोगे, मेरे ख्याल से मुझे 1 भी मिनट रुकना, 2 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है, 1-2 मिनट के अंतर्गत ही वे सारे के सारे पार्टिकल बर्तन की कहां पहुंच जाएंगे? तली पर पहुंच जाएंगे। आपने देखा भी होगा, 1 या 2 मिनट के अंदर ही बर्तन की तली पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही पार्टिकल बर्तन की तली पर पहुंच गए, हम कहेंगे विलयन क्या हो गया है? नष्ट हो गया है या समाप्त हो गया है। तो 1 नंबर और इस पर लिखेंगे, ये विलयन स्थायी नहीं होते, या ऐसा बेटा भी लिख सकते थे, स्थायी नहीं, या आप ऐसे लिख सकते थे अस्थायी होते हैं। चाहे आप लिख देते इसको कि ये विलयन स्थायी नहीं होते, या दूसरे माध्यम में आप लिख सकते थे कि विलयन अस्थायी होते हैं। एक और नंबर बेटा इस पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, ये देख के बताओ इसको, अगर विलयन के पार्टिकल दिखने लगे हमको, आपने पानी पर बालू के कणों को घोल रखा है और आप विलयन को जब देखते हैं आपको बालू के कण दिखने लगते हैं, और क्योंकि बालू के कण दिखने लगते हैं, क्या आप इसके आर पार देख सकते हो? नहीं भाई। अब हमको जैसे ही हमने देखा इसको, तो हमको तो बालू का पार्टिकल दिख रहा है, तो बालू के पार्टिकल के पीछे क्या है वो हमको दिखेगा ही नहीं। तो हमसे पूछेगा ये विलयन कैसा होता है देखने में, दृश्यता कैसी होती है? तो हम बोलते हैं अपारदर्शी। तो इसको भी लिखते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं। एक और बेटा इस पर लिखना होगा। अच्छा, अपारदर्शी होते हैं, अब मैं क्या सोचता हूं, ये समांगी होते हैं या विसमांगी होते हैं? विसमांग पहले से दिखता है, बालू का कण अलग हमको दिख रहा है। अगर बालू का कण अलग ना दिखता तो मैं इसको बोलता कि ये समांगी है, लेकिन जब पार्टिकल मुझे अलग अलग समझ में आ रहे हैं तो ये विसमांगी होते हैं। ये विषमांगी बेटा। एक और नंबर लिखेंगे, एक और नंबर कौन सा लिखेंगे? कभी कभी हम लोगों से पूछता है क्या निलंबन के कणों पर आवेश पाया जाता है, तो हम बताते हैं निलंबन के कण आवेशित नहीं होते हैं। निलंबन के कण आवेशित नहीं होते हैं, या आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, निरावेशित होते हैं। कभी कभी ये भी हम लोगों से इफेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? क्या निलंबन के विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह का कोई प्रभाव पड़ता है? तो हम बताएंगे जब कण पर आवेश नहीं है तो निलंबन के कणों पर, निलंबन के सॉल्यूशन पर विद्युत धारा के प्रवाह का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। भाई, किसी भी विलयन पर विद्युत धारा का प्रभाव तब पड़ता है जब उस विलयन में आवेशित कण उपस्थित होते हैं। आवेशित कण प्लेटों द्वारा लगाए गए आवेश के आधार पर अलग अलग इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन अगर किसी विलयन पर कोई भी कण आवेशित नहीं है तो उस पर विद्युत धारा के प्रवाह का कोई भी अर्थ नहीं है। तो मैं लिख जरूर नहीं रहा हूं, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे कि निलंबन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस पर विद्युत धारा के प्रवाह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। या मैं क्या सोचता हूं, लिख देते हैं इस बात को। क्या होता है ना, जब कोई बात छूट जाती है कि इसको समझ लेना है तो फिर दिमाग से निकल जाती है। इस पर का मतलब निलंबन पर विद्युत धारा के प्रवाह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेटा अब जब इसमें 1 नंबर बढ़ाया है तो अब हमें ऐसा लगता है वास्तविक विलयन पे भी बता देती,
ना बता देते, क्योंकि अगर इसका छूट जाए, इसका लिख गया तो उसका भी छूट ना पाए, और इस पे भी लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर क्या लिखा गया था, वास्तविक विलयन के कण क्या होते हैं, आवेशित या निरावेशित होते हैं। अब देखो ध्यान देने वाली बात है क्या, जैसे मैं नमक के टुकड़े को ले लेता हूं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में एग्जाम्पल भी वही दिया था, तो मैं नमक के टुकड़े को ज्यादा बेटर मानता हूं। अगर नमक के टुकड़े को जल में घोला जाएगा, सभी व्यक्तियों को पता है, सभी बच्चों को पता है कि नमक का टुकड़ा Na पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर इसके घोल में विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, होगा क्या, पॉजिटिव जो आयन है वो सेल या बैटरी के निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, और जो निगेटिव आयन है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो अगर पार्टिकल निगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल निगेटिव की ओर जा रहे हैं, इस घटना को कहते हैं विद्युत अपघटन। ध्यान रखना इस बात को, जब भी किसी भी सॉल्यूशन पर आप विद्युत धारा का प्रवाह करें और विद्युत धारा के प्रवाह पर सॉल्यूशन के पार्टिकल निगेटिव पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने लगे और पॉजिटिव पार्टिकल निगेटिव प्लेट की ओर जाने लगे, तो हम इस घटना को कहते हैं विद्युत अपघटन। अब एक और बात सुन लो इसी में से, अगर कोई विलयन ऐसा हो जिसके सभी कणों पर केवल एक प्रकार का आवेश हो, जैसे NaCl पर मैंने देखा एक पर प्लस है एक पर माइनस है, लेकिन अगर कोई ऐसा विलयन हो जैसे हमारा रक्त के जितने भी कण होते हैं सभी पर कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, और केवल ये आवेश कैसा होता है, निगेटिव। ऐसे कणों पर विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए तो इसके सारे के सारे कण क्योंकि निगेटिव होता है, तो सारे के सारे पार्टिकल जो है कौन सी प्लेट की ओर भागेंगे, क्या कोई पार्टिकल निगेटिव प्लेट की ओर जाएगा, नहीं जाएगा। अर्थात अब कणों के गति की दिशा केवल और केवल एक ही प्लेट की ओर है। इस घटना को कहते हैं वैद्युत कण संचलन। ध्यान रखना, विद्युत अपघटन और वैद्युत कण संचलन में दोनों में यही डिफरेंस है। विद्युत अपघटन में कब होता है, जब कणों पर दो प्रकार का आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव की ओर जाए, निगेटिव कहां की ओर जाए, पॉजिटिव। और जब कणों पर केवल एक प्रकार का आवेश हो, तो भाई अगर कणों पर केवल नेगेटिव चार्ज है तो ये केवल कौन सी प्लेट की ओर जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे। और फिर ऐसी सिचुएशन पर इस घटना को कहते हैं वैद्युत कण संचलन। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना, अपने यहां आर्टिकल आता है कि वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखो, क्योंकि आएगा, हम उसको बताएंगे भी इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। तो इसमें से लिखेंगे वास्तविक विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह पर विद्युत धारा के प्रवाह पर होने वाले परिवर्तन को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं। तो बेटा ये विद्युत अपघटन हो गया। अभी एक प्रकार का पदार्थ हम लोगों से छूटा जा रहा है, जिसको कहते थे कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहते थे। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे फिर उसको पढ़ते हैं, कोलाइडी विलयन या कोलाइड को। अगली हेडिंग है कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन में क्या लिखा है, लिखता है कि वे विलयन जिनमें उपस्थित कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर या 50 एंगस्ट्रॉम से तो अधिक होता है, लेकिन 1000 नैनोमीटर या 2000 एंगस्ट्रॉम से कैसा होता है, कम होता है। तो मैंने लिख भी रखा है उस बात को। हम ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन या कोलाइड से भी बोलते हैं। लेकिन ये जो कणों का आकार है वो विलयन में उपस्थित किसका है, विलेय पदार्थ का है। अभी नेक्स्ट नंबर पे आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। बेटा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं कुछ धूल इसी का एग्जाम्पल है, धुआं इसी का एग्जाम्पल है, कोहरा इसी का एग्जाम्पल है, स्मॉग इसी का एग्जाम्पल है, रक्त इसका एग्जाम्पल है, कोहरा मैंने लिख दिया, गोंद एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है, ये सब इसी के एग्जाम्पल। अगर आप, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल तो अभी बहुत सारे पढ़ने हम लोगों को। फिर अब आता है कि हम लोग कोलाइडी विलयन की विशेषताएं लिख लेते हैं। कोलाइडी विलयन की 4 विशेषताएं लिखो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने विशेषताएं लिखी हैं। मैंने लिखी ज़्यादा है, आपको लिख के 4 आनी है। पहला,
इसके कणों का आकार, इसके कणों को प्रकाश की उपस्थिति में आसानी से देखा जा सकता है। आप नॉर्मली कोलाइडी विलयन के कणों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन धूप में या प्रकाश की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन के कणों का आकार, कणों को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूं। आपके घर में अगर दीवार या कहीं ऐसी जगह है जहां पे छोटा सा छेद है और वहां से धूप आपके प्रकाश आता है अंदर, आप प्रकाश में बहुत सारे पार्टिकल को चमकता हुआ देख पाते हैं। प्रकाश में बहुत सारे पार्टिकल को चमकता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन अभी आप क्या देखते हो कि प्रकाश जितने हिस्से पर उसके पार्टिकल तो दिख रहे हैं, लेकिन प्रकाश जिस हिस्से में ऊपर और नीचे नहीं है वहां आपको कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा है। इसका दो चीजें पहचानी जा सकती हैं इससे। पहला, या तो जितनी जगह पे धूप है पार्टिकल केवल वहीं पर है, ऐसा सोचना गलत है। पार्टिकल सब जगह हैं, लेकिन आपको दिख केवल कौन से रहे हैं, जो पार्टिकल प्रकाश में आ जाते हैं। अर्थात मैं क्या सोचता हूं, ये पार्टिकल प्रकाश की उपस्थिति में क्या किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तुरंत बच्चे के दिमाग में आता है, सर जी कोहरा, वो भी देखा जा सकता है। तुमने देखा है कभी कोहरे में रात में क्या करो, टॉर्च जला दो, कोहरे का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। खुद आप देखना इस बात को। और आप नॉर्मली ऐसे गर्मियों के दिनों में अगर टॉर्च जलाकर देखोगे तो आपको वो चमकता हुआ मार्ग नहीं दिखेगा। सेम चीज लागू होती है अन्य भी कोलाइडल सॉल्यूशन पर। अच्छा, एक चीज और है, ये चमकता हुआ मार्ग क्यों दिखाई देता है? आखिर कोहरे का मार्ग चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कोहरा है एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन और इसके कणों का आकार है जो आप जानते हैं। और इन कणों के आकार द्वारा क्या होता है, प्रकाश जब इन पर पड़ता है तो प्रकाश का होता है प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इनका मार्ग क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्योंकि मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। ध्यान रखना, टिंडल किसी प्रकार की सब्जी का नाम नहीं है। टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस प्रकार के प्रभाव को क्या किया था, पढ़ा था या देखा था। फिर ये वाला नंबर हो गया, क्योंकि कणों का आकार वास्तविक विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। बोलता है इसमें से हम इसको आसानी से क्यों देखा जा सकता है, उसका आंसर नीचे देता है, क्योंकि कणों का आकार अर्थात कोलाइडी विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है। एक नंबर और, इनके कणों पर केवल एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है। जस्ट मैंने कुछ मिनट पहले आपको बताया था, कोलाइडल सॉल्यूशन के कणों पर या तो सभी कणों पर धन आवेश होगा और या सभी कणों पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तीसरे प्रकार का आवेश, तीसरा का मतलब है दोनों प्रकार के आवेश एक साथ नहीं पाए जा सकते कभी। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कहता है इसमें विद्युत धारा के प्रवाह पर वैद्युत कण संचलन होता है। जान गए विद्युत कण संचलन का मतलब है विद्युत धारा के प्रवाह पर समस्त कोलाइडी कणों का एक ही इलेक्ट्रोड की ओर गति करना कहलाता है वैद्युत कण संचलन। नेक्स्ट नंबर लिखता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस वाले नंबर को पढ़ना है तो आप पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ते हैं। क्या? उपस्थिति में अस्थाई होते हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन कब अस्थाई हो जाते हैं, कब नष्ट हो जाते हैं, कब समाप्त हो जाते हैं। अब मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट। ठंडा करने पर कोलाइडी विलयन नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गर्म करने पर कोलाइडी विलयन नष्ट या समाप्त हो जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में भी कोलाइडी विलयन नष्ट या समाप्त हो जाते हैं। तीव्र कंपन में भी, अगर सॉल्यूशन को तीव्र कंपन कराया जाए तो भी कोलाइडल विलयन समाप्त हो जाते हैं। और लास्ट में लिखता हूं वैद्युत अपघट्य की भी उपस्थिति में कोलाइडी विलयन क्या हो जाते हैं, समाप्त। तो इन स्थितियों में कोलाइडी विलयन अस्थायी होता है। बाकी अगर इन स्थितियों से बचा ले गए तो कोलाइडी विलयन कैसा है, स्थायी है। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। कभी कोलाइडी विलयन का नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना कहलाता है स्कंदन। ध्यान रखना इस बात को, हालांकि ये आर्टिकल आएगा भी, लेकिन कोलाइडी विलयन के नष्ट हो जाने की घटना क्या कहलाती है, स्कंदन। अर्थात हम कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर सकते हैं कब, क्या 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 करते हुए, ठंडा करते हुए, गर्म करते हुए, प्रकाश की उपस्थिति में, या कंपन कराकर, या विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है, कहता है ये विषमांगी होते हैं। विषमांगी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके कणों को ऐसे तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में तो पार्टिकल्स दिख रहा है, हमें आसानी से दिख रहा है। ऐसे विलयनों को हमने क्या लिख दिया, विषमांगी होते हैं। लास्ट में लिखा पारभासी होते हैं। पारभासी का मतलब कणों का आकार बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है कि हमें आर पार के ऑब्जेक्ट आसानी से ना दिखें, इसलिए मैंने इसको पारदर्शी भी नहीं कहा है और ना इसको मैंने अपारदर्शी कहा है। विलयन के कण का आकार मीडियम है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, पारभासी। और दो इंपॉर्टेंट और इसके गुण बचते हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। पहला, फिल्टर पेपर द्वारा आसानी से छन जाते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि सर उस दिन लिखाया था कोलाइड जो होते हैं वो चर्मपत्र द्वारा आसानी से विसरित नहीं होते। आज सर जी ने लिख रखा है कि कोलाइडी विलयन जो है वो
फिल्टर पेपर द्वारा आसानी से विचलित हो जाते हैं बेटा, वो चर्म पत्र था और ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है और चर्म पत्र के छिद्रों का आकार छोटा होता है। क्योंकि अच्छा, फिल्टर पेपर जान गए, प्रयोगशाला में मिलता है रसायन विज्ञान की। ऑब्जेक्ट को फिल्टर करने के लिए एक कागज जैसा होगा चौकोर, फिल्टर पेपर है। तो फिल्टर पेपर द्वारा कोलाडी विलयन छन जाते हैं, लेकिन चर्म पत्र द्वारा आसानी से नहीं छनते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है क्योंकि कोलाडी विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है, अधिक होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अच्छे अधिशोषक हैं। भाई अधिशोषक में अच्छाई क्या होती थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक अधिशोषक उतना ही क्या होता था, अच्छा होता था। अच्छा, अभी इसमें से एक और चीज रह जाती है हम लोगों के पढ़ने के लिए, वास्तविक विलयन, कोलाडी विलयन और निलंबन में डिफरेंस क्या क्या है। तो एक काम करेंगे, उसको फिर पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।